नमस्कार साथियों। हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो भारतीय राजनीतिक विचारक, ये पाठ पुस्तक राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक, तो उसमें बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है। तो बाल गंगाधर तिलक का अपन पिछले जो कक्षा उसमें अपन पढ़ चुके हैं। जो आगे के टॉपिक है उनका हम आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले वाली क्लास में जो उनका जीवन परिचय था, राष्ट्रवाद के संबंध में जो विचार थे, ये सब अपन ने पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे साथियों कि एक जो कारावास यात्राएं हैं, यानी कि अंग्रेज सरकार के द्वारा उनको जो कारावास का दंड दिया गया, फिर उन्होंने जो कारावास में अपनी रचनाएं लिखी, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा है छोटी के विद्वान। तो तीसरा बिंदु तिलक का राजनीतिक चिंतन, यानी कि राजनीति के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका रही, इसके बारे में अपन को अध्ययन करना है। ठीक है, तो कल अपन ने जो उसके समाचार पत्र हैं, उत्सव हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। गणेश उत्सव है, शिवाजी उत्सव है, केसरी मराठा समाचार पत्र वगैरह। आज उससे आगे वाला टॉपिक अपन देखते हैं। एक तो जो प्लेग और जो महाराष्ट्र, सूरत वगैरह में जो महामारी फैली, उसके बारे में कुछ विचार आपको यहाँ पढ़ने हैं। तो मैं यहाँ आपको खोल के यहाँ बताता हूँ कि अकाल तथा प्लेग महामारी जब फैली भारत में, तो उस दौरान उन्होंने क्या किया, ये भी अपन को देखना है यहाँ। तो सन 1896-97 की भीषण अकाल के समय उन्होंने जनता को सहायता देने का प्रत्येक संभव प्रयास किया। यानी कि 1896-97 के दौरान जब भीषण भारत में अकाल पड़ा, प्लेग जैसी महामारी फैली, तो उन्होंने जनता के लिए काफी सहायता बड़े कार्य उन्होंने किए। साथ ही उन्होंने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उसने जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया तो जनता विद्रोह कर सकती है। यानी कि सरकार जो है उसको भी एक तरह से उन्होंने चैलेंज करके कहा कि अगर आप जनता के हित के लिए कार्य नहीं करोगे इस समय, तो जनता जो है विद्रोह कर सकती है। उन्होंने दरिद्र ग्रामवासियों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराते हुए, जो गरीब तबके के लोग थे, तो दरिद्र ग्रामवासियों को उनके अधिकारों का ज्ञान कराते हुए कहा कि लगान अदा करने के लिए भूमि, बैल या संपत्ति नहीं बेची जानी चाहिए। अगर आपको कर देना है तो इसके लिए आपको भूमि है, बैल है, कृषि संबंधी जो औजार है, उनको बेचना नहीं है। अगले वर्ष मुंबई में प्लेग की बीमारी फैल जाने पर जब प्लेग कमिश्नर रैंड और उसके सहायकों ने प्लेग की रोकथाम के लिए अनावश्यक रूप से दमनकारी उपाय अपनाए, तो तिलक ने अपने पत्रों में रैंड और उसके सहायकों के कार्यों की कड़ी आलोचना की। यानी कि प्लेग जब फैला मुंबई में, तो उस समय प्लेग कमिश्नर बनाए गए रैंड, ठीक है ना, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए कोई विशेष उपाय नहीं किए, ठीक है ना। तो उसकी जो रैंड प्लेग कमिश्नर अधिकारी था, उसकी आलोचना करी बाल गंगाधर तिलक ने अपने जो समाचार पत्र थे उनमें। यानी समाचार पत्रों में रैंड और उसकी सहायक के कार्य की कड़ी आलोचना करी। अद्भुत कर्मशील और चरित्र बल के धनी तिलक ने जनता के हर दुख दर्द में पूरा साथ दिया। यानी कि जनता के लिए जो है उन्होंने भरपूर सहायता की कोशिश करी। अब साथियों अपन यहाँ दूसरा टॉपिक अपन देखते हैं यहाँ कि उसकी जो कारावास यात्राएं हैं, ठीक है ना, यानी उनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कारावास भेजा गया, फिर कारावास के द्वारा यानी कि राजनीति में किस प्रकार उनका संचालन हुआ, वो अपन यहाँ देखते हैं कि राजनीतिक कार्यों के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति संभवतः तिलक ही थे। यानी कि जो राजनीतिक कार्यों को रूप देने वाले, जो संभवतः पहले जेल जाने वाले भारतीय की श्रेणी में तिलक को ही गिना जाता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति संभवतः तिलक ही थे। उनसे पहले जेल जाना कलंकित समझा जाता था। यानी कि उनके समय की अपन बात करें तो उनसे पहले यानी कि जो पुलिस जेल वगैरह से काफी डरते थे, और जिस किसी व्यक्ति को जेल जैसे हो गई तो उसको एक तरह से बहुत कलंकित कार्य समझा जाता था। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने की गौरवपूर्ण परंपरा स्थापित कर दी। यानी कि देश को अगर स्वतंत्र कराना है तो आपको जेल की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। तो एक तरह से उन्होंने ये चलन बना दिया, एक तरह से समाज में इस बात को स्थापित कर दिया कि अगर देश की स्वतंत्रता में भाग लेना तो आपको जेल तो कई बार भी जाना पड़ सकता है। तो उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए जेल जाने की गौरवपूर्ण परंपरा स्थापित कर दी। तिलक ही प्रथम व्यक्ति थे जिन पर राजद्रोह का अभियोग लगाया गया। यानी कि तिलक ऐसे पहले भारतीय थे जिन पर सरकार के द्वारा जो है राजद्रोह का आरोप लगाया गया। पहली बार यह अभियोग 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र के
नवयुवकों को प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के लिए भड़काने के आरोप पर चला है। यानी कि जो इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया, तो इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने जो महाराष्ट्र के नवयुवक हैं उनको भड़काया है, जो प्लेग कमिश्नर रैंड थे उनकी हत्या करने के लिए। इस प्रकार का जो इन पर आरोप लगाया गया। पहली बार अभियोग 1897 में महाराष्ट्र के नवयुवकों को प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या के लिए भड़काने के आरोप पर चलाया गया और 18 मास के कठोर कारावास का दंड दिया गया। 18 महीने का जो इनको कठोर कारावास का दंड मिला। इस पर सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। यानी कि सारे देश में जो एक तरह से शोक प्रकट इस पर किया गया। माफी मांगने से इनकार करके तिलक ने विदेशी आधिपत्य के सामने भारतीय समर्पण के भद्दे सिलसिला का खत्म किया। यानी कि इनको कहा गया कि आप माफी मांग ले, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी और विदेशी आधिपत्य के सामने भारतीय समर्पण के भद्दे सिलसिला का खत्म किया कि विदेशी शासन के सामने जो है भारतीय जो लोग हैं वो कभी माफी नहीं मांगेंगे। इस प्रकार आत्मविश्वास और त्याग के एक नवीन अध्याय तथा राष्ट्रवाद के नवीन युग का सूत्रपात किया। तो इस प्रकार जो तिलक ने एक सच्चे जो राष्ट्रवाद का प्रतिपादन है वो शुरू किया। फिर जो दोबारा है उनको 1908 में जो कारावास मिला, यानी कि सन 1908 का कारावास, तिलक अपनी उग्रवादिता के कारण ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े शत्रु बन गए थे। यानी कि उग्रवादी विचार को शुरू से उग्रवादी विचार को श्रेणी में पालन करते तिलक को यानी कि गिना जाता है। तो ब्रिटिश सरकार जो उनको सबसे बड़ा अपना शत्रु समझती थी। अतः 1908 में केसरी में प्रकाशित उनके कुछ लेखों के आधार पर उन पर मुकदमा चलाया गया। यानी कि 1908 की बात है, उनके जो समाचार पत्र थे केसरी और मराठा, तो केसरी यानी कि कुछ ऐसे लेख उन्होंने प्रकाशित किए जिनके आधार पर उनको दोबारा उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। न्यायाधीश तथा 9 में से 7 जुरियों ने उन्हें अपराधी ठहराकर 6 वर्ष का कारावास तथा 1000 रुपये जुर्माने का दंड दिया गया। यानी कि जूरी जो बैठती थी न्यायाधीश, उन्होंने जो है 6 वर्ष का कारावास उनको सुनाया और 1000 रुपये अर्थदंड के रूप में उनको दिया जाना तय किया गया। यानी 1000 रुपये का उन पर जुर्माना भी लगाया गया। निर्णय सुनाने से पहले जब जज उन्हें एक बार बोलने का अवसर दिया, उन्होंने कहा नहीं फैसला सुनाया, उससे पहले उनको बोलने के लिए कुछ कहा गया कि आप कुछ बोल सकते हो बोलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप से एक तरह से निर्दोष व्यक्ति हूं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जूरी का निर्णय चाहे कुछ भी हो, मैं अपने आप को निश्चित रूप से निर्दोष मानता हूं। विभिन्न वस्तुओं के भाग्य का संचालन करने के लिए उच्चतर शक्तियां हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि जिस आदर्श का प्रतिनिधित्व मैं करता हूं वह ईश्वर इच्छा के अनुसार मेरे स्वतंत्र रहने की अपेक्षा मेरे कष्टों से अधिक फलीभूत होगा। यानी कि जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, जिसकी स्वतंत्रता के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, उसके लिए मैं कष्ट सहने के लिए भी तत्पर हूं। यानी कि उसके लिए मुझे कष्ट सहना भी अच्छा लगता है। निर्भीकता और आत्मविश्वास शक्ति की इससे अच्छी अभिव्यक्ति और कहां हो सकती थी। इस समय तक तिलक अपने इतने अधिक लोकप्रिय हो गए थे कि तिलक के कारावास का समाचार सुनकर देश में अनेक स्थानों पर जनता उत्सुक हो गई। यानी कि तिलक को जो भी कारावास हुआ तो एक तरह से जनता में जो है शोक की लहर दौड़ गई और जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन वगैरह हुए। ठीक है, एक विचार है वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है अनरेस्ट इंडिया की रचना है, तो उन्होंने तिलक को जो है भारतीय शांति का जनक कहा है। ये बात आप परीक्षा में पूछी जा सकती है, इस बात का ध्यान रखें। वैलेंटाइन सिरोल लिखते हैं कि पुलिस का अच्छा प्रबंध होने पर भी, यानी कि पुलिस की अच्छी व्यवस्था होने पर भी अभियोग के बाद कई बड़े दंगे हुए और कभी कभी तो इन दंगों ने इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि दंगों की गुरुता से इस बात का पता चलता था कि केवल उच्च वर्गीय लोगों के ऊपर ही नहीं बल्कि समाज के निम्न वर्गों पर भी तिलक का जबरदस्त प्रभाव आया। यानी कि तिलक से हर कोई व्यक्ति जो है प्रभावित था, चाहे वो उच्च वर्ग से संबंध रखता हो चाहे निम्न वर्ग से संबंध रखने वाला व्यक्ति हो।
इस अवसर पर श्रमिकों ने हड़ताल तथा तोड़फोड़ की कार्यवाही की। लेनिन ने तिलक के समर्थन में श्रमिकों के प्रदर्शन में हड़ताल को भारत में सर्वहारा वर्ग की राजनीतिक चेतना का उदय माना। 1914 में कारावास से मुक्त होने पर तिलक पुनः राष्ट्रीय आंदोलन के मार्ग में लग गए। 1914 में वो जेल से रिहा हुए और रिहा होने के बाद जो पुनः राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यों में वो लग गए। सन 1916 से 18 के वर्षों में भारत की जनता को जागृत करने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के साथ मिलकर उन्होंने होम रूल आंदोलन में भाग लिया। यानी कि आपको होम रूल की डेट भी दी जा सकती है, तो 1916 है ये, ध्यान रखना। 1916 में जो है उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर जो होम रूल आंदोलन चलाया। सन 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन और कांग्रेस लीग समझौते में तिलक की प्रमुख भूमिका रही। सन 1907 में कांग्रेस की फूट से तिलक ही सबसे ज्यादा अधिक दुखी हुए। एनी बेसेंट के प्रयत्नों से तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए और अंत तक इसी में रहे। सन 1918 में वे सर्वसम्मति से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यानी 1918 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सिरोल केस के सिलसिले में इंग्लैंड चले जाने से वे इस पद को ग्रहण न कर सके। इंग्लैंड में उन्होंने लेबर पार्टी के साथ संपर्क स्थापित किए। इंग्लैंड की जो लेबर पार्टी थी उनके साथ में उन्होंने जो है संबंध बनाने की कोशिश की, जो आगे चलकर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। सन 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन से लौटने पर तिलक ने पूरे मनोयोग से कांग्रेस लोकतांत्रिक दल को संगठित करने में लग गए। यानी कि 1919 में जो है कांग्रेस लोकतांत्रिक दल है उसको एक तरह से पुनः वो संगठित करने में लग गए। इस प्रकार केंद्रीय तथा प्रांतीय परिषदों के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी में लग गए। यद्यपि स्वयं उनका उम्मीदवार होने का कोई विचार नहीं था। 21 जुलाई 1920 को बंबई में आकस्मिक बीमारी से स्वाधीनता संग्राम के इस विकट योद्धा का स्वर्गवास हो गया। उनकी अभूतपूर्व शव यात्रा में लगभग 2 लाख व्यक्ति शामिल हुए। यानी कि 21 जुलाई 1920 को है उनका एकाएक बीमारी से जो है उनका एक तरह से निधन हो गया और लगभग 2 लाख व्यक्ति जो है उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। हाँ, तो साथियों जो तिलक है उनका 1920 में फिर जो है अचानक बीमारी से उनका निधन हो गया। फिर अपन दूसरा ग्रुप देखते हैं कुछ कोटि के विद्वान। तिलक जो है बहुत ही विचारशील व्यक्ति थे, उच्च विद्वानों की श्रेणी में जो है उनको गिना जाता है। तिलक स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति और राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के विद्वान भी थे। 1908 से 1914 तक के 6 वर्ष एकांत कारावास में उन्होंने गीता रहस्य तथा दी आर्कटिक होम ऑफ दी वेदास नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। यानी कि 1908 में जब उनको कारावास दिया गया और कारावास, तो उन्होंने उस कारावास के दौरान भी जो है 2 पुस्तकों की रचना करी। यानी कि गीता रहस्य और दी आर्कटिक होम ऑफ दी वेदास। तो ये बुक्स जो है आपको परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नामक 2 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों में तिलक की विद्वता, ऐतिहासिक शोधवृत्ति, विस्तृत ज्ञान और उत्कृष्ट विचारों का परिचय मिलता है। तिलक ने श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या करते हुए निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति के मार्ग को अपनाने का संदेश दिए। श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या करते हुए उन्होंने जो निवृत्ति के मार्ग को छोड़ते हुए प्रवृत्ति के मार्ग को अपनाने का एक तरह से उन्होंने संदेश दिया। प्रवृत्ति और कर्मयोग का यह संदेश समायोजित था और इस पर टीका करते हुए साहित्यकार दिनकर लिखते हैं कि हिंदुत्व के भीतर प्रविष्ट जिस कालकूट को किसी भी तत्व चिंतक की दृष्टि नहीं देख सकी उसे तिलक की आंखों ने देख लिया। तिलक जी ने उसे देखा ही नहीं, प्रत्युत अपनी प्रखर बुद्धि से उसे दूर भी किया। इसलिए हमारा मत है कि गीता एक बार तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई, किंतु दूसरी बार उसका सच्चा आख्यान लोकमान्य ने किया। यानी कि जो दिनकर थे लेखक राम सिंह भारी सिंह दिनकर थे, उन्होंने की जो है गीता का उन्होंने बहुत अच्छा तरह से संवाद स्थापित करने की कोशिश की है और कहते हैं कि
एक बार तो श्री कृष्ण भगवान के मुख से कही गए और दूसरी बार जो उनकी व्याख्या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई है। इन दोनों के बीच की सारी टीकाएं और व्याख्याएं गीता के सत्य पर केवल बादल बनकर छाती रही। सन 1897 के 1 वर्षीय कारावास में उन्होंने दी ओरियन नामक अन्वेषणात्मक ग्रंथ की रचना की, जिसने यूरोप में उनकी विद्वता की धाक जमा दी। यानी कि दी ओरियन नामक उन्होंने एक ग्रंथ और भी लिखा। अपनी एक अन्य रचना वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांत ज्योतिष में तिलक ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि ऋग्वेद का काल ईसा से 4000 पूर्व वर्ष का था। तिलक की इन सभी रचनाओं में प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया हुआ था। लोकमान्य तिलक की अद्वैतवादी दर्शन में गहरी आस्था थी। ऋग्वेद तथा उपनिषदों के वेदांत सिद्धांत तथा श्री भगवद गीता ने उन्होंने अत्यधिक प्रभावित किया। उनके समस्त चिंतन और जीवन यात्रा की प्रेरणा से भारतीय इतिहास तथा भारतीय संस्कृति। तो साथियों, इसमें आपको ये निष्कर्ष निकल सामने आया कि उनकी जो रचनाएं हैं, कठोर कारावास जब उनको मिला तो कारावास के दौरान जो उन्होंने इन पुस्तकों की रचना की। गीता रहस्य, दी आर्टिक ऑफ दी वेदा, दी ओरियन और है वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांत ज्योतिष। तो ये पुस्तक जो है आपको याद रखनी है। ये 2 नंबर के सवाल में आपको जो है पूछा जा सकता है। अब साथ ही यहाँ तीसरा प्रश्न देखते हैं कि तिलक का राजनीतिक चिंतन यानी कि राजनीति के क्षेत्र में उनकी क्या भूमिका रही, वो अपन यहाँ देखते हैं। तिलक ने सन 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता प्राप्त की और इसी समय से उनके राजनीतिक विचारों का क्रम प्रारंभ होता है। सन 1889 से 94 के वर्षों में तिलक भी उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे। यानी कि सबसे पहले जो है वो उदारवादी विचारों से काफी प्रभावित थे। उन्होंने इन वर्षों में कांग्रेस के उदारवादी कार्यक्रम और मार्ग का समर्थन भी किया और वे इस बात को स्वीकार करते थे कि कांग्रेस ने अपनी संवैधानिक नीति तथा प्रस्तावित सुधारों की मांग से अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। यानी कि कांग्रेस की उदारवादी नीति से ही और काफी कार्यों में सुधार करने की कोशिश की है कांग्रेस ने। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन यानी कि 1891 में उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य शासन को दुर्बल बनाना नहीं है, लेकिन उनके राजनीतिक और सामाजिक चिंतन का मूल आधार उदारवादियों से भिन्न था। अतः वे अधिक समय तक उदारवादी विचारधारा के साथ जुड़े नहीं रहे। यानी उनके जीवन का लक्ष्य दूसरा था। वो उदारवादी विचारधारा के साथ वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सके। सन 1895 में उनके राजनीतिक चिंतन में परिपक्वता आई और ब्रिटिश सरकार के भारत विरोधी कार्यों तथा स्वयं के राष्ट्रवादी विचारों ने उन्हें उदारवादियों से अलग कर दिया। उनके राजनीतिक चिंतन की बातें हम देखते हैं। यानी कि 1895 में पूरी तरह से उनके विचारों में जो है परिवर्तन आया और उदारवादी विचारधारा छोड़ दिया उन्होंने और जो है एक तरह से उग्रवादी विचारधारा के साथ वो संलग्न हो गए। उनकी जो विचार है वो देखते हैं कि तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार है वो किस प्रकार से है। तिलक का राष्ट्रवाद अंततः पुनरुत्थानवादी और पुनर्निर्माणवादी था। उन्होंने वेदों तथा गीता से आध्यात्मिक शक्ति एवं राष्ट्रीय उत्साह ग्रहण करने का संदेश दिया और बतलाया कि भारत को प्राचीन परंपराओं के आधार पर आज के भीतर ही स्वस्थ राष्ट्रवाद की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। मराठा जो उनका समाचार पत्र था उसमें लिखा उन्होंने कि सच्चा राष्ट्रवाद पुराने नींव पर ही निर्माण करना चाहता है, जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है और सच्चा राष्ट्रवादी रचनात्मक कार्य नहीं समझता। हम अपनी स्वतंत्रताओं को ब्रिटिश ढांचे में नहीं ढालना चाहते। सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते। यानी कि ब्रिटिश हमारी जो संस्थाएं हैं हम उनको ब्रिटिश ढांचे में नहीं ढालना चाहते। तिलक की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक धारणा है। उनका कहना था कि प्राचीन काल में आदिम जातियों के मन में अपने कबीले के प्रति जो भक्ति भावना विद्यमान थी, यानी कि प्राचीन जो जातियां थी उनमें यानी कि कबीले उनको उस समय बोला जाता तो उसके प्रति जो है अपनी आत्मसम्मान की भावना थी, अपनात्व की भावना थी, भक्ति की भावना थी। तो मन में अपने कबीले के प्रति जो भक्ति भावना विद्यमान थी उसी का आधुनिक नाम
राष्ट्रवाद है, यानी कि उसी का जो बड़ा नाम है आज के समय में, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, यहाँ राष्ट्रवाद नाम दिया। इस राष्ट्रवाद का संबंध तीव्र संवेगों तथा अनुभूतियों से होता है। प्राचीन काल में जो आध्यात्मिक प्रभाव और लगाव एक क्षेत्र विशेष तक सीमित है, यानी कि जो लगाव था आपस का लोगों में एक सीमा तक ही वो सीमित था। वे अब राष्ट्रवाद के अंतर्गत संपूर्ण राष्ट्र में व्याप्त हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज राष्ट्रवाद की भावना किसी क्षेत्र विशेष के प्रति नहीं अपितु समूचे राष्ट्र के प्रति अनुभव की जाती है। यानी कि राष्ट्र एक लिमिटेशन का एरिया नहीं है, सीमित एरिया नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद एक पूरा राष्ट्रवाद है। तिलक की मान्यता थी कि जो राष्ट्रवाद राष्ट्रीय एकता पर आधारित होता है वही सच्चा और स्वस्थ राष्ट्रवाद है। यानी कि जो राष्ट्र एकता पर आधारित है उन्होंने उसको ही जो है सच्चे राष्ट्रवाद की संज्ञा दी है कि राष्ट्र में जो है एकता होना बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार जो है सच्चा राष्ट्रवाद कायम रह सकता है। तिलक का मानना था कि विभिन्न विचारधाराओं, जातीय भेदों, अस्वस्थ मतांतरों आदि के परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीयता की भावना उस तीव्र गति से नहीं पनप पाती जिस तेजी से यह समान भाषा, समान धर्म और समान संस्कृति वाले देशों में पनप सकती है। यही कारण है कि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक तत्वों पर अत्यधिक बल दिया। ये तत्व भारत में प्राचीन काल से ही विद्यमान थे और अब उन्हें पुनः जगाने और संगठित करने की आवश्यकता शेष थी। यानी कि जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी, एक तरह से जो आध्यात्मिक थे, महाभारत हुआ, जैसे रामायण हुआ, उनकी तरफ जो उन्होंने लोगों का झुकाव बढ़ाने की कोशिश की, जैसे गीता की उन्होंने झुकाव करने की कोशिश की। तो तिलक के प्रत्येक कार्य और प्रत्येक भाषण में एकता की भावना सर्वोपरि थी, चाहे वह धार्मिक भाषण हो या राजनीतिक, सामाजिक हो, कोई अन्य। तिलक ने भारत में एकता की प्रस्तावना का मार्ग बतलाते हुए कहा कि भारत में विद्यमान विभिन्न पंथ वैदिक धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं हैं। यदि यह बात ध्यान में रखी जाए तो हम विभिन्न मतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयत्न करें और यह एक महान शक्ति बन सकती है। जब तक आपस में भेद है और हम विभाजित हैं, तब तक एक दूसरे से सामंजस्य और एकता का अनुभव नहीं होता। यानी कि हमारे में अपने आपस में अगर एक दूसरे में भेद है, हमारे में कभी भी एकता स्थापित नहीं हो सकती। जब तक आपस में भेद है और हम विभाजित हैं, तब तक एक मत से दूसरे सामंजस्य और एकता का अनुभव नहीं करता, हम हिंदुओं के रूप में आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि एकता के ऊपर उन्होंने विशेष कार्य किया। यानी कि जब तक देश में एकता स्थापित नहीं होगी, तब तक सच्चा राष्ट्रवाद कायम नहीं हो सकता। हिंदुओं में सामंजस्य और एकता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से तिलक ने राष्ट्रवाद के विकास में सार्वजनिक उत्सव को महत्वपूर्ण माना। यानी कि देश में एकता और राष्ट्रवाद स्थापित करने के लिए ही जो उन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव प्रारंभ किए थे। राष्ट्रीयता को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। उन्होंने केसरी में लेख लिखकर गणपति पूजा की तुलना यूनान की ओलंपियन और पीथियन उत्सव से की। यानी कि जो भारत में गणपति उत्सव मनाया जा रहा था, तो उसकी तुलना जो है यूनान में ओलंपियन और पीथियन उत्सव से की। तिलक की मान्यता थी इन उत्सवों का आयोजन प्रतीक स्वरूप है जिनसे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है। राष्ट्रीय उत्सव, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि देशवासियों के संवेगों और भावों में तीव्रता लाते हैं तथा उन्हें सुप्त नहीं होने देते। इसे राष्ट्रवाद की प्रतीकात्मक प्रदर्शन की संज्ञा दी जा सकती है, जिससे सांस्कृतिक अभिवृद्धि होती है तथा समग्र राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। यानी कि इन उत्सवों से है तो जनता एक तरह से जागृत होती है और एकता की भावना पनपती है, तो इससे जो है राष्ट्रवाद कायम हो सकेगा। तो इस प्रकार तिलक के राजनीतिक क्षेत्र में जो राष्ट्रवादी भावना थी। अब जो आगे के टॉपिक है तिलक के स्वराज्य संबंधी धारणा, स्वराज्य से तिलक का आशय, विदेशी बहिष्कार, विरोध, राष्ट्रीय शिक्षा, ये अपन आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, कारावास से आपके संबंध में हमने देखा कुछ कोटि के विद्वान तिलक का राजनीतिक के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आगे वाले टॉपिक है अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, याद
करते रहिए और धन्यवाद।